हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे। ये क्लास 12th का चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स एक कैसी डिजीज है? एक फैटल डिजीज है। ठीक है, अगर किसी को हो जाता है तो मतलब 99.9% कह सकते हैं चांसेस है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही एक फैटल डिजीज होती है जो कि जिसका नाम होता है कैंसर। उसका भी नाम तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो आज हम लोग जो है वही दूसरी फैटल डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखते हैं कि कैंसर कैसे होता है, ठीक है, और इससे बचा कैसे जा सकता है, और इसका कुछ ट्रीटमेंट है या नहीं, इसके बारे में भी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, कैंसर होता क्या है। ठीक है, कैंसर होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं तो नॉर्मली देखो क्या होता है कि कोई भी सेल हमारे बॉडी में कोई भी सेल, अगर हम लोग कैंसर का मतलब मैं आपको बताऊं तो सिंपली जो है कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। मतलब हमारे बॉडी की कोई सी भी सेल, ठीक है, कोई सी भी सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करना चालू कर दे, अनकंट्रोल्ड तरीके से वो मल्टीप्लाई करना चालू कर दे, डिवाइड करना चालू कर दे, तो उसी को जो है बोलते हैं हम लोग कैंसर। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। देखिए इसको मैं समझाता हूं। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली कोई सेल है हमारे पास, नॉर्मली कोई सेल है, ठीक है, नॉर्मली कोई सेल है, उसके अंदर जब डिवीजन होता है तो एक सेल से दो सेल बनाता है वो। ठीक है, एक सेल से दो सेल बनाता है, और ये जो दो सेल बनती है नई नई, ये डॉटर सेल्स जब ग्रो करती है ना तो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए या फिर एक लिमिटेड साइज तक ही ग्रो करती हैं। ठीक है, और जैसे ही ये दोनों सेल्स किसी दूसरे कोई सेल के बगल में, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक सेल रही होगी, उसके कांटेक्ट में जैसे ही आएंगी या फिर किसी दूसरे सेल के जैसे ही कांटेक्ट में आएंगी, ये ग्रो करना बंद कर देंगी, ये अपने साइज को ग्रो करना बंद कर देती है। ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी या नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, ये नॉर्मल सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये होता है एक नॉर्मल सेल डिवीजन। ठीक है, और ये सब करवाने के लिए जो है एक जीन जिम्मेदार होता है। ठीक है, इनके पास एक जीन होता है जिस जीन का नाम होता है एपोप्टोटिक जीन। क्या नाम होता है? एपोप्टोटिक जीन नाम होता है उसका। ठीक है, एपोप्टोटिक जीन होता है, और ये क्या कराता है? ये कंट्रोल्ड डिवीजन कराता है। ये क्या कराता है? कंट्रोल्ड डिवीजन कराता है किसी भी सेल का। कंट्रोल्ड डिवीजन कराता है किसी भी सेल का। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये कैसे कंट्रोल डिवीजन कराता है? ये क्या करता है कि हमारे कोई भी सेल के अंदर, नॉर्मल कोई सा भी सेल रहेगा, उसके पास जो है उसके पास एक और जीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। एपोप्टोटिक जीन तो है ही, ठीक है, एपोप्टोटिक जीन तो है ही, जो क्या करता है? सेल को कंट्रोल, मतलब सेल का कंट्रोल्ड डिवीजन करा रहा होता है एपोप्टोटिक जीन। ठीक है, लेकिन वो एपोप्टोटिक जीन कैसे कंट्रोल डिवीजन कराता है ये आपको अगर मैं बताऊं तो देखो, ये एपोप्टोटिक जीन है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये एपोप्टोटिक जीन है, ये हमारे डीएनए के साथ में है। ठीक है, डीएनए में ही होता है, और उसी में क्या होता है? एक प्रोटो ऑन्कोजीन होता है। ठीक है, दो जीन हम लोग कह सकते हैं जो कंट्रोल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है, दो जीन है। ठीक है, अब ये एपोप्टोटिक जीन क्या करता है? ये प्रोटो ऑन्कोजीन के ऊपर काम करता है, प्रोटो ऑन्को जीन के ऊपर काम करता है, और इसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, और इससे कहता है कि भाई सेल का जो है एक नेचुरल ग्रोथ कराओ और नेचुरल तरीके से उसका डिवीजन कराओ ताकि वो कंट्रोल्ड सेल डिवीजन रहे। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, एक नॉर्मल सेल मैकेनिज्म दिखा रहा है। नॉर्मल सेल है, उसके ऊपर प्रोटो ऑन्कोजीन है और एपोप्टोटिक जीन है जिसको हम लोग ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोलते हैं। मतलब जो है कोई भी सेल ऐसे रैंडमली जो है डिवाइड ना करना चालू कर दे और अपना नंबर कितना भी मल्टीप्लाई करना ना चालू कर दे, उसको कंट्रोल करने के लिए जीन होता है। अब ये दोनों मिलकर के क्या करा रहे हैं? ये दोनों मिलकर के कंट्रोल्ड सेल डिवीजन करवा रहे होते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेल डिवीजन में मान लो एक सेल से दो सेल बना, और दो सेल में क्या है? ये नॉर्मली मतलब नॉर्मल डॉटर सेल्स है, और ये जो है इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या होगा? जब भी ये एक सेल बनेगा, ठीक है, एक सेल से दो सेल, दो सेल बनेगा, और ये जैसे ये अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में आएंगे और बगल के कोई सी भी सेल से ये जब टच करेंगे, बगल के कोई सी भी सेल के साथ में जब ये टच करेंगे तो ये अपने ग्रोथ को रोक देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनका स्पेस कितना है। ठीक है, इनका स्पेस कितना है, ये नेबरिंग सेल के स्पेस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मतलब दूसरे के दखल, मतलब दूसरे के कह सकते हैं
एरिया में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, मतलब अपना इनका एरिया फिक्स होता है, उतने में इनको ग्रो करना है, उतने में ही रहना है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सेल डिवीजन, ये नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। लेकिन कैंसराइज सेल में क्या हो जाता है, मान लो ये कोई सेल है जो कि कैंसराइज हो चुका है, इसके अंदर जो है ये नॉर्मल जो सेल डिवीजन हो रहा था अब वो होना बंद हो चुका है, इसके अंदर जो है ये कैंसराइज सेल हो चुका है, इसके पास जो जीन थे प्रोटोऑन्कोजीन और एपोप्टोटिक जीन जो थे ये जो है अब काम नहीं कर पा रहे हैं। जब ये काम नहीं कर पा रहे होते हैं तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, एपोप्टोटिक जीन ही जो है ये सप्रेस हो जाता है, ये मर जाता है या फिर कह सकते हैं इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। सप्रेस हो जाएगा, मर जाएगा या फिर इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, जो एपोप्टोटिक जीन होता है, ठीक है। जब ये एपोप्टोटिक जीन इनएक्टिव हो जाएगा तब ये प्रोटोऑन्कोजीन को रोक पाएगा क्या, प्रोटोऑन्कोजीन को नहीं रोक पाएगा। और प्रोटोऑन्कोजीन क्या करता है, प्रोटोऑन्कोजीन ही जो है ये सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रोटोऑन्कोजीन ही क्या होता है, ये सेल डिवीजन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। अब प्रोटोऑन्कोजीन जो है ऐसा समझ सकते हैं कि वो अब हमारा हो गया, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वो फटाफट सिर्फ सेल डिवीजन ही कराएगा। तो सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार प्रोटोऑन्कोजीन है, जो कंट्रोल डिवीजन कराता है वो एपोप्टोटिक जीन होता है, जो कि प्रोटोऑन्कोजीन को रेगुलेट करके रखता है या फिर कह सकते हैं उसकी नकलेल कस के रखता है कि भाई तुमको सिर्फ इतना ही काम करना है, ऐसा नहीं कि सेल डिवाइड किया फिर तुम सेल डिवाइड करा दो फिर सेल डिवाइड करा दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एपोप्टोटिक जीन बेचारा मर गया है या फिर इनएक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से इसका कोई इफेक्ट नहीं है किसके ऊपर, प्रोटोऑन्कोजीन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और प्रोटोऑन्कोजीन पागल हाथी के जैसा हो जाता है और वो जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑन्कोजीन में, प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है और ऐसे ढेर सारे सेल्स जो है डिवाइड करके बनाने लगता है, जिसको ही हम लोग आगे चल करके बोलने लगते हैं ट्यूमर सेल्स। क्या बोलने लगते हैं, ट्यूमर सेल्स बोलने लगते हैं। और ये ट्यूमर सेल्स के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ट्यूमर सेल्स के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। तो वही हमारा डेफिनेशन बता रहा है कि अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन, मतलब कैसा है, अनकंट्रोल और एक्सेसिव, मतलब जिसके ऊपर कोई आपका कंट्रोल नहीं है और वो एकदम लगातार एकदम धुआंधार धड़ल्ले से जो है सेल डिवीजन कर रहा है, इसको ही क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीजन बोल रहे हैं। एंड द मास ऑफ प्रोड्यूस सेल इज कॉल्ड ट्यूमर, जो ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है, ऐसे ढेर सारी कोशिकाएं जो एक जगह इकट्ठा हो जा रही हैं, इन्हीं को बोला जा रहा है ट्यूमर। क्या बोला जा रहा है, ट्यूमर बोला जा रहा है, ठीक है, ट्यूमर बोला जा रहा है। और यही जाकर के आगे कैंसर का रूप ले लेगा, ठीक है, या फिर मतलब कह सकते हैं कैंसर का ही एक इनिशियल स्टेज होता है ट्यूमर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर की बात करते हैं। ट्यूमर देखो बन गया था, ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से ट्यूमर बना था, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर को ही हम लोग नियोप्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वाले प्लीज ध्यान देंगे, ये टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टर्म अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपको अगर मान लीजिए ट्यूमर नहीं लिख के दिया, नियोप्लास्टिक लिख के दे दिया, तो आप तो सोचते रह जाएंगे व्हाट इज नियोप्लास्टिक, ठीक है। तो यू शुड नो दैट द नियोप्लास्टिक एंड ट्यूमर आर द सेम थिंग, दे आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। अब देखते हैं अगर ट्यूमर की बात करते हैं या फिर नियोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर, क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अब यहाँ पर ये जो दोनों ट्यूमर होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ये दोनों जो है अपने आप में कह सकते हैं कि इनका नेचर ही एकदम से अलग होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये लोकलाइज होता है, मतलब मान लीजिए कोई बॉडी ऑर्गन है, इसका कोई सेल जो है यहीं डिवाइड करना चालू कर दिया है, यहीं डिवाइड करना चालू कर दिया, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर रहा है, तो ये यहीं पर ग्रो करेगा और यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर ग्रो करके ऐसे यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो ये लोकलाइज होता है, मतलब जहां पर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा होगा ये वहीं पर ग्रो करता रहेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा, उस एरिया का मास बढ़ा देगा। लेकिन वहीं पर मैलिग्नेंट की बात करते हैं तो मेटास्टैटिक होता है। मेटास्टैटिक का मतलब ये है, ये ऐसी जगहों पर बनेगा, ये ऐसी जगहों पर बनेगा जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल में, कहाँ पर बनेगा, ब्लड वेसल्स में बनेगा। ब्लड वेसल में किस में बन रहा होगा, ब्लड में, ब्लड में बन रहा होगा। तो अब ब्लड क्या है, ब्लड तो भाई ये ऐसे रैंडमली घूमता रहता है पूरे बॉडी में। तो अब बताइए कोई कैंसर सेल जो है जो एक जगह पर बैठा हुआ है, जिसको हम लोग बाद में काट करके निकाल भी सकते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है कि जो ऐसा कैंसर सेल है जो पूरे बॉडी में ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, घूम रहा है। अगर जो रैंडमली घूम रहा है तो वो कहीं पर भी जाकर के बैठ सकता है, कोई भी सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, प्रभावित कर सकता है, उसको भी कैंसराइज कर देगा। तो घूमने वाला ट्यूमर जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है।
तो मैलिग्नेंट ट्यूमर इज मोर डेंजरस देन द बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कैसा है, लोकलाइज्ड है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय द सर्जरी, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर को आप कैसे सर्जरी करके निकालोगे, कौन सा आरबीसी कौन सा डब्ल्यूबीसी कैंसराइज्ड हुआ आपको पता है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इस केस में जो है आप उसको हटा नहीं सकते हैं, मैलिग्नेंट को हटा नहीं सकते, बिनाइन को हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये स्लो ग्रोइंग होता है और ये फास्ट ग्रोइंग होता है, क्योंकि बॉडी में घूम घूम करके जगह जगह पे न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। कहीं से भी कहीं पे उसको न्यूट्रिशन की कमी हो ही नहीं रही, जहां जा रहा है वहां पर नए टाइप का एनवायरनमेंट, नया न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको। अब जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो एक ही जगह पे है, वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, उसको ढेर सारे न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अब कितना न्यूट्रिशन उसको एक जगह पे मिल जाएगा, एक जगह पे तो उसको पहुंचाने वाले कम ही रहेंगे, लेकिन कोई जो घूम रहा है, 4 जगह पे जा रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी तो ज्यादा मिलेगी ना, ठीक है। तो इस वजह से जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो स्लो ग्रोइंग होता है, क्योंकि लोकलाइज होता है, ठीक है। अब ये नॉन इन्वेजिव भी है, ये कहीं दूसरे जगह जाकर के अटैक नहीं करता, क्योंकि मूव नहीं कर रहा तो अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये क्या करता है, मेलिग्नेंट होता है, ये कैसा होता है, इन्वेजिव होता है, ये नई नई जगहों पर जाएगा और नए नए सेल्स को अफेक्ट करता रहेगा। ये लेस हार्मफुल होता है, क्योंकि एक जगह पे है, इसको हम लोग काट के अलग भी कर सकते हैं। ये फाइटल होता है, खतरनाक होता है भाई, ये मतलब जानलेवा ही हो जाता है, मतलब अगर हो गया तो मौत तो पक्की है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहो, टाइम टाइम पे ब्लड को ही बदलते रहो, ठीक है। अब ये होता कहाँ पर है, ये ऐसे ऑर्गन्स में होगा जो मूव, मतलब कह सकते हो बॉडी में ट्रांसलोकेट नहीं कर रहे हैं, एक जगह पर रहते हैं। जैसे बोन हो गया, बोन में जब हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं ओस्टियोमा बोलते हैं, ठीक है। मसल्स में होता है तो मायोमा बोलते हैं। ये ओमा टर्म जो होता है ये कैंसर से रिलेटेड है। ओमा टर्म जो है ये कैंसर मतलब कैंसर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बोन में हो रहा है तो ओस्टियोमा, मसल में हो रहा है तो मायोमा, ठीक है, मसल में हो रहा है तो मायोमा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे सब, ये सब लोकलाइज होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि पैर वाली हड्डी घूमते घूमते सर पे चली गई, ऐसा हो सकता है क्या, मेरे यहाँ तो नहीं होता भाई, आप लोग अपना देखें, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये इसके मैलिग्नेंट की एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो मैंने बताया ब्लड कैंसर ये ब्लड में होता है, क्योंकि ब्लड वेसल में ही ब्लड क्या करता है, हमेशा ट्रांसलोकेट करता रहता है बॉडी में, ठीक है। तो ब्लड में होगा, और ज्यादातर क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया मतलब व्हाइट ब्लड कैंसर, क्या होता है, व्हाइट ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर जो नॉर्मल हमारी बॉडी में होता है वो 6 से 8 हजार होता है। कितना होता है, 6 से 8 हजार होता है हमारी बॉडी में, मतलब 6000 से 8000 है, ठीक है। इसको आप 6 नंबर से मत कंफ्यूज करना, 6000 से 8000 हमारी बॉडी में होता है, ये नॉर्मल काउंट है। डब्ल्यूबीसी का ये नॉर्मल काउंट होता है। लेकिन ल्यूकेमिया में जब व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या कह सकते हैं हम लोग, व्हाइट ब्लड कैंसर हो जाता है, तो उस केस में इसका नंबर बहुत बढ़ जाता है, 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है, 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। अब बताइए डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है 6000 कहाँ 8000 होता था, अब ये जो है 1 लाख हो गया है। अब सोचो ये कितने भी नॉर्मल सेल को खाना शुरू कर देगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी सेल मिलेगा सबको मार के खा रहा है, क्योंकि यही भीड़ में इतने ज़्यादा हो गए, कभी इनको न्यूट्रिएंट चाहिए, उतना न्यूट्रिएंट सप्लाई कर नहीं पा रही हमारी बॉडी, ठीक है। तो इस केस में जो है ये नॉर्मल सेल्स को ही मार करके खाना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ही ज़्यादा फैटल हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, बिनाइन लोकलाइज होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, नॉन इन्वेजिव होता है, लेस हार्मफुल होता है। लेकिन मैलिग्नेंट मेटास्टैटिक होता है, फास्ट ग्रोइंग होता है, इन्वेजिव होता है और फैटल होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ट्यूमर या फिर टाइप्स ऑफ नियोप्लास्टिक, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कॉजेज ऑफ कैंसर देखेंगे कि कैंसर होता कैसे है, ठीक है, कैंसर भाई किसी को हो कैसे जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर या फिर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस बोला जाता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हम लोग जो है कार्सिनोजेंस के बारे में देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले होता है फिजिकल कार्सिनोजेन। इसको अगर आप समझें तो ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको चोट लगी, मान लो यहीं पर चोट लगी है, अब यहाँ पर चोट लगी, वो ठीक नहीं हुआ, फिर से चोट लग गई, ठीक नहीं हुआ, फिर से चोट लग गई, ठीक नहीं हुआ, फिर से चोट लग गई, ठीक नहीं हुआ। अब वो कंटिन्यूसली से 10 20 50 बार वहाँ चोट लग रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ठीक होने का मौका नहीं मिल रहा है, बार बार उस पर चोट लगते जा रहा है। तो एक टाइम पर क्या हो जाएगा, वो जो सेल बार बार डिवाइड करके जो है उसको ग्रो करा रही थी, वो एकदम से समझ लीजिए कि कुछ केमिकल के एक्सपोजर के आने की वजह से, मतलब भाई बार बार चोट लग रहा है तो बार बार बाहर के केमिकल्स, रेडिएशन उसको उससे मतलब रेडिएशन से एक्सपोज है वो, तो उस केस में क्या होगा, वो जो प्रोटोऑन्कोजीन होता है वो क्या हो जाता है, वो म्यूटेट हो जाता है, वो खराब हो जाता है, मर जाता है, जिसकी वजह से प्रोटोऑन्कोजीन क्या कर रहा है,
अब वो अनकंट्रोल तरीके से सेल डिवीजन कराना चालू कर देगा और उस जगह पर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक हमारी बॉडी में दिया जाता है, जैसे शार्प टीथ होता है, शार्प टीथ की वजह से ओरल कैंसर होता है। जैसे जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को जो है 32 दांत आए रहते हैं, जो हमारा विजडम टूथ होता है जो लास्ट में आता है। ठीक है, और वो कैसा हो जाए, बहुत शार्प हो जाए, तो बार बार हम लोग खाना खाते टाइम या फिर कुछ खाते टाइम बार बार गाल जो होता है अंदर की तरफ से पकड़ लेता है और काट देता है वो। ठीक है, बार बार अंदर की तरफ से काट देता है। तो अब बार बार जब काट रहा होता है तो पता लगा ठीक हुआ नहीं, फिर से काट दिया, ठीक हुआ नहीं, फिर से काट दिया, रैंडम होता है ये। तो ऐसे कंटिन्यूअस कटिंग की वजह से जो है वो घाव बढ़ते जाता है और एक टाइम पर वो कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से अगर आप में से किसी को भी ऐसा महसूस होता हो कि आपका जो विजडम टीथ है वो बार बार आपके गाल को काट रहा है, उसको जो है आप एक बार चेक कराएं या फिर विजडम टीथ को निकलवा दें। ठीक है, कैंसर से तो बेहतर ही है ना, विजडम टीथ निकल जाएगा। ठीक है, आपके गाल को बार बार कट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो जाता है एक फिजिकल तरीका। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं केमिकल तरीका। केमिकल तरीका मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी में कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। क्या नाम है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। ठीक है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। ठीक है, अब ये केमिकल क्या कर सकता है, ये केमिकल को अगर हम लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, स्मोक करते हैं, ये लंग कैंसर कॉज कर सकता है। जैसे कोई बंदा जो स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर से एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन जो है केमिकल ज्यादा ऑब्टेन होता है, निकलता है। ठीक है, तो उस वजह से जो है जो स्मोकर्स होते हैं बार बार ये एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन का स्मोक मतलब इनहेल करते रहते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन होता है और लंग्स की सेल कैसी हो जाती है, कैंसराइज्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्बेस्टोस, ये दूसरा केमिकल है। ठीक है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस मतलब जैसे कोई एस्बेस्टोस भी जो है एक पदार्थ होता है जो कांच के जैसा होता है। ठीक है, और माइनिंग इंडस्ट्री में इसको मतलब कह सकते हैं ऑब्टेन किया जाता है वहां से। तो अगर जो है कोई पर्सन जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो एस्बेस्टोस को बार बार इनहेल करने की वजह से नाक से जो है उसके लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो लंग्स में जाने की वजह से वो क्या करेगा, ये जो है लंग कैंसर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन भी एक टाइप का केमिकल होता है। ये अलग अलग टाइप ऑफ मॉल्ट से निकलता है, कुछ मॉल्स होती हैं। ठीक है, ये फंगी की प्रजाति है मॉल्स, उसमें से ऑब्टेन किया जाता है अफ्लाटॉक्सिन, जिससे जो है ये लीवर कैंसर कॉज करता है। जैसे हमारी बॉडी में चला जाए अफ्लाटॉक्सिन जो है, ऐसा नहीं कि एक बार जाएगा तो कैंसर हो जाएगा, अगर कोई बार बार इसका सेवन कर रहा होगा इन मॉल्स का, तो उस केस में जो है ये अफ्लाटॉक्सिन जो है लीवर कैंसर कॉज कर सकता है। ये तो है कुछ केमिकल्स और कुछ फिजिकल तरीके जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में कैंसर होता है या फिर ये कार्सिनोजेंस होते हैं। अब हम लोग बायोलॉजिकल मेथड देख लेते हैं कि बायोलॉजिकली ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में कार्सिनोजेन के रूप में काम करती हैं। जैसे बायोलॉजिकल का मतलब यहाँ पर है कोई प्राणी से, ठीक है, जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना भाई। ठीक है, तो अब अगर इनकी वजह से अगर आपकी बॉडी में कैंसर हो रहा होगा तो ये बायोलॉजिकल मेथड हो जाएगा या फिर बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस इनको बोला जाता है। ठीक है, जैसे कैंसर कॉजिंग वायरसेस कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करने वाले होते हैं, जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन को क्या करेंगे, ये ऑन्कोजीन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जो प्रोटो ऑन्कोजीन होता है, ये इसको बदल देगा किस में, ऑन्कोजीन में बदल देगा, ऑन्कोजीन में बदल देगा। अब ऑन्कोजीन क्या कराने लगेगा, ये अनकंट्रोल तरीके से सेल डिवीजन कराना चालू कर देगा। ठीक है, तो ऑन्कोजेनिक वायरस होता है, ये हमारे जीन के ऊपर सीधा अफेक्ट करता है और ये क्या करा देगा, ये वायरल ऑन्कोजीन में उसको ट्रांसफॉर्म करा देगा। जो हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन होगा उसको वायरल ऑन्कोजीन में ट्रांसफॉर्म करा देगा, जिससे जो है वो अनकंट्रोल तरीके से सेल डिवीजन कराना चालू कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है सेलुलर ऑन्कोजीन। ठीक है, एक तो था वायरल ऑन्कोजीन और दूसरा है सेलुलर ऑन्कोजीन। सेलुलर ऑन्कोजीन में क्या कह रहा है, देखिए सेलुलर ऑन्कोजीन में क्या कर रहा है, सेलुलर ऑन्कोजीन को सी ऑन्क भी बोला जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको सी ऑन्क भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये भी क्या करता है, प्रोटो ऑन्कोजीन में, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन जो हमारी सेल के अंदर होता है उसको क्या कर देगा, प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देगा, या फिर कह सकते हैं मतलब जो उसको कंट्रोल कर रहा था एपोप्टोटिक जीन, उसका कंट्रोल खत्म कर देगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एपोप्टोटिक जीन को ही खत्म कर दिया जाएगा। एपोप्टोटिक जीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो जाएगा, एकदम से खुले सांड की तरह हो जाएगा भाई। ठीक है, खुले सांड की तरह हो जाएगा, एकदम से अनकंट्रोल तरीके से वो सेल डिवीजन कराना चालू कर देगा। ठीक है, कैंसर टू द सेल कॉज कर देगा। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन के ऊपर जो एपोप्टोटिक जीन का कंट्रोल था उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन जो है
एकदम से पागल हाथी की तरह हो गया और वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन कराना चालू कर देगा। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन किस में चेंज हो जाएगा? ऑन्कोजीन में। ठीक है, ऑन्कोजीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये सब कराने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? जैसे एक तो वायरस हो गया था, वो तो करा ही रहा था, उसके साथ में देखिए हम लोग यहाँ पर वायरस था और एक नॉर्मल हमारे सेल का ही जीन था। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन ऐसा वायरस है जो ऐसा कराता है। तो एक HPV वायरस है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या नाम होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है? ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, फीमेल के अंदर जो है सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करने का काम करता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या करता है? ये लीवर कैंसर कॉज करता है। ठीक है, लीवर कैंसर कॉज करता है। ऐसे HIV भी होता है, HIV वायरस भी है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस को ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर को कॉज करने का काम करेगा, क्योंकि ये वायरस भी क्या करता है? हमारे सेल को जो है कह सकते बुरे तरीके से जो है कंट्रोल करता है ना। हम लोगों ने देखा था, पिछले लेक्चर में ही देखा था कि HIV जो है कैसा खतरनाक वायरस होता है। ठीक है, ये भी जो है कैंसर कॉज करा सकता है। मतलब HIV अपना बीमारी तो खुद करेगा, एड्स तो कराएगा ही कराएगा, साथ में कैंसर पता नहीं क्या क्या करवा देगा वो। ठीक है, तो ये सब होते हैं कुछ जो कि क्या कर सकते हैं, आपको बायोलॉजिकली आपके बॉडी में कैंसर कॉज करवा सकते हैं। HPV हो गया और हेपेटाइटिस बी हो गया। HPV जो होता है सर्वाइकल कैंसर कॉज कराता है और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो लीवर कैंसर कॉज करवाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स देख लिया हम लोगों ने, कार्सिनोजेंस देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैंसर को हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई, पता कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस इसका कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी मतलब एक्सरे से आप पता करना चाहें। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? एक्सरे या फिर CT स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, CT स्कैन का फुल फॉर्म होता है CT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्या नाम होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। मतलब सिंपली इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की हेल्प से जो है हम लोग जो है इसका फोटोग्राफी लेते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन का या टिश्यू का, जिससे जो है हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पर कुछ जो है मतलब कह सकते हैं उसका अनकंट्रोल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, या फिर उस टिश्यू के अंदर जो है कोई क्या बोल सकते हैं यार, वो शब्द नहीं आ रहा मुझे, याद ही नहीं आ रहा। सिंपली अनकंट्रोल ग्रोथ वगैरह, या फिर जो शब्द है वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, याद नहीं आ रहा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर एक्सरे से जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन में जो है कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग कोई भी टिश्यू को जो है क्रॉस सेक्शन मतलब उसका कटिंग कर सकते हैं। कोई भी टिश्यू को उसका छोटा सा पार्ट कट करके जो है उसके इमेज को जो है हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको 3D में चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको 3D में चेक किया जा सकता है एक्सरे से और CT स्कैन से। ठीक है, एक्सरे से और CT स्कैन से जो है हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होता है एक्सरे का या फिर कह सकते हैं CT स्कैन का जो है एडवांटेज होता है। कट सेक्शनल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द 3D। मतलब इसको जो है हम लोग 3D में प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके इमेज को, और चारों तरफ से देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कुछ डिफरेंस तो नहीं आया है, कहीं से ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं कर रहा है, कहीं से ख़त्म तो नहीं हो रहा है, कहीं से ख़राब तो नहीं हो रहा है। ये सब जो है हम लोग इसको 3D में स्टडी कर सकते हैं एक्सरे और CT स्कैन से। एक तो होता है ये, और नॉर्मल जो है रेडियोग्राफी का जो है एक तरीका है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका नुकसान क्या है, इसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? इसमें जो है सॉफ्ट टिश्यू कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड। मतलब जैसे सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं, जैसे मांसपेशियां हो गई, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई कह सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा उस सॉफ्ट ऑर्गन में, तो हम एक्सरे से उसके बारे में नहीं स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर उसके अंदर कैंसर वगैरह कुछ हुआ होगा तो उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक्सरे खुद में भी क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, तो एक्सरे से जितना बचा जाए उतना ही ज़्यादा सही भी है भाई। ठीक है, तो ये तो होता है इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं MRI। MRI में क्या होता है, इसमें कोई रेज का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है, एक्सरेज का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या नाम होता है इसका फुल फॉर्म भी सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें कोई भी हार्मफुल रेज नहीं होती है, कोई भी हार्मफुल रेडिएशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसका तो यही फायदा हो गया कि भाई इसमें हार्मफुल रेडिएशन नहीं है, तो आप आसानी से जो है इसका कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेकिन डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसमें जो है जो हार्ड टिश्यू होते हैं,
हार्ड टिश्यू होते हैं उनको विजुलाइज नहीं किया जा सकता है, जो हार्ड टिश्यू होते हैं उनको विजुलाइज नहीं किया जा सकता है। तो ये तो एक समस्या हो जाती है, ठीक है। तो एक्सरे से हम हार्ड टिश्यू को देख सकते हैं और एमआरआई से जो हम लोग सॉफ्ट टिश्यू को देख सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं। ये एक तरीका हो जाता है। एमआरआई से भी जो है हम लोग एक्सरे को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट ऑर्गन्स में, ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन्स में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी में आप जो है सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कोई टिश्यू या कोई भी ऑर्गन के थोड़े से पार्ट को कट करके जो है उसके अंदर जो है हम लोग बायोलॉजिकली या फिर लैब में ले जाकर के उसकी स्टडी अगर करके देखें तो भी हम लोग पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टिश्यू या उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो है कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे करते हैं, मान लो टिश्यू लिया, कोई भी टिश्यू की कटिंग हमने ले ली, ठीक है, उसको स्लाइड पे रखा, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड पे रखते हैं हम लोग, उसको रखा और इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी और उसके अंदर से हम लोगों ने देखा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उसका। आप लोगों ने अभी सेल डिवीजन देखा है, ठीक है, सेल डिवीजन क्यों होता है, सेल डिवीजन क्यों होता है भाई, सेल डिवीजन में क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, या तो बराबर हो न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बराबर हो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तब जो है नॉर्मली सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल सेल देखो, नॉर्मल सेल में क्या होता है कि ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट से, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, फिर एक से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो अगर इन दोनों का रेशियो बना दिया जाए, साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म अपॉन न्यूक्लियोप्लाज्म मैं लिखूँ और इसको क्या कह दूँ, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या होगा, ये एन क्या होगा, बड़ा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेरिजन टू साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन को। तो उसी को बोल रहा है कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, 1 से कम होता है। लेकिन कैंसराइज सेल का क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। कैंसराइज सेल में यही चीज उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं रहेगा साइटोप्लाज्म के ऊपर या फिर सेल के ऊपर, जिसकी वजह से सेल क्या करेगा, बार बार डिवाइड करता रहेगा, बार बार डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हमको देखने के लिए स्थिति मिलती है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब है, जिसमें जो सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो 1 से ज्यादा है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि उस सेल में क्या हुआ होगा, वो सेल कैसा होगा, कैंसराइज होगा, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई कर रहा है, कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो बायोप्सी से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन से भी हम लोग पता कर सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन से कैसे पता करेंगे भाई ट्यूमर को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करके हम लोग पता करते हैं कि क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन या फिर एंटीजेंस, ठीक है, ब्लड के अंदर कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन या फिर एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, सेक्रेटेड बाय ट्यूमर सेल्स। अगर आपकी बॉडी में जो है कैंसराइज सेल होंगे, ठीक है, तो वो ब्लड के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन या फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन बन रहे होंगे। तो अगर वो हमको पता होता है, मतलब जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनको पता होता है कि ये कैंसराइज सेल जो है ऐसे टाइप ऑफ एंटीजन को रिलीज कर रही होगी या फिर ऐसे टाइप ऑफ प्रोटीन को रिलीज कर रही होगी, उनको पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराना जाएंगे तो वो उसी पर्टिकुलर एंटीजन या फिर उसी पर्टिकुलर प्रोटीन को टेस्ट करेंगे कि वो आपके ब्लड में वो प्रोटीन पाया जा रहा है क्या। अगर वो आपके ब्लड में वो प्रोटीन या वो एंटीजन पाया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैंसर हुआ है। अब वो कौन से बॉडी पार्ट में हुआ होगा वो बाद में पता चलेगा, ठीक, वो उस पर्टिकुलर टिश्यू का टेस्टिंग करा जाएगा, तब पता चलेगा कि यहाँ पर हुआ है। लेकिन ओवरऑल पता करा जा सकता है कि आपके बॉडी के अंदर जो है ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन या स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज हो रहे होंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कैंसर हुआ है, ठीक है, आपके बॉडी के कोई टिश्यू में कैंसर हुआ है या फिर ट्यूमर बन रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए बात कर रहा है कि मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर अगर हुआ है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर हुआ होगा तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन रिलीज हो रहा होगा, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन रिलीज हो रहा होगा, ठीक है। अगर लीवर कैंसर हुआ होगा तो लीवर कैंसर हुआ होगा तो अल्फा फेटोप्रोटीन रिलीज हो रहा होगा। क्या रिलीज हो रहा होगा, अल्फा फेटोप्रोटीन रिलीज हो रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में हुआ होगा वो अपने अपने अलग अलग टाइप ऑफ एंटीजन या फिर अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन को रिलीज करेगा।
उसी प्रोटीन को हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा कैंसर है या कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ब्लड एग्जामिनेशन से भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब एक नई टेक्निक आई थी बाद में, एक नई टेक्निक आई थी जिसको हम लोग मॉडर्न टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मॉडर्न टेक्निक बोलते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम लोग बाहर ही आउटसाइड द बॉडी, या हम लोग कह सकते हैं लैब में तैयार करते हैं, जिसको M.A भी बोल सकते हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये क्या करते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में हम लोग क्या करते हैं, एक तो मान लो एंटीबॉडी हमने बनाया है बाहर, ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेडियो आइसोटोप्स लगा देते हैं। रेडियो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके साथ जोड़ देंगे, जो कि क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर रेडिएशन पे डिटेक्ट हो सकेंगे। मान लो हम लोग बाहर से कोई एक्सरे, कोई गामा रे, बीटा रे जब उसके ऊपर डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वो एंटीबॉडी आकर के चिपका हुआ होगा, ठीक है। तो इससे जो हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में कहीं पर कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक, उसके ऊपर रेडियो आइसोटोप लगा देते हैं और उसको बॉडी में फिर रिलीज कर देंगे, ठीक है, बॉडी में रिलीज कर देंगे और वो जा करके वो पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। मतलब अगर हमको शंका है कि इस टाइप का कैंसर हुआ होगा तो उस टाइप का एंटीबॉडी हम लोग बाहर ही बना लेंगे, उसके ऊपर रेडियो आइसोटोप लगा देंगे, वो बॉडी में ब्लड में घूमता रहेगा और पर्टिकुलर जो है उस ऑर्गन के पास में जाएगा और उसके ऊपर जो भी एंटीजन होगा, ये मान लो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन है, उसके ऊपर जो भी एंटीजन होगा ये एंटीबॉडी जाकर के उसके साथ बाइंड कर जाएगा। ये एंटीबॉडी जाकर के उसके साथ में ऐसे मान लो बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रेडियो आइसोटोप लगा हुआ है भाई। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर ऐसे रेडियो आइसोटोप लगा है। तो अब जब इसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा। हमको पता चल जाएगा कि ये हमारी एंटीबॉडी जाकर के इस पर्टिकुलर एंटीजन से जाकर के बाइंड किया है और वो पर्टिकुलर एंटीजन क्या होगा? कैंसर का एंटीजन होगा, ठीक है। जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर जगह पर या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर हुआ है या नहीं हुआ। अगर बाइंड कर रहा है तो हुआ है, नहीं बाइंड कर रहा है तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो बॉडी में डाल दिया, एग्लूटिनेशन हुआ, मतलब बाइंडिंग हो गया एंटीजन और एंटीबॉडी का, ठीक है। एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेडिएशन डालेंगे उसके ऊपर और फिर हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पर क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, ठीक है। वो वहाँ पर रेडिएशन रिलीज करेगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो है टाइप ऑफ कैंसर हुआ है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देखते हैं कि भाई इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इनसे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सर्जरी से जो हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है, मान लीजिए पर्टिकुलर जगह पर हुआ, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर हुआ, तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, सर्जरी करके इसको कट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कट करके निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑर्गन बन जाएगा, फिर नॉर्मल टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जितने कैंसराइज सेल थे उसको हम लोगों ने वहाँ से काट करके अलग कर दिए, तो हो गया सर्जरी, ठीक है। उसके बाद आता कीमोथेरेपी से भी जो है हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, सेवरल कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द कैंसर कॉजिंग सेल्स या फिर कैंसरस सेल। जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ ड्रग्स यूज किया जाता है। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स मतलब केमिकल के माध्यम से जो है कैंसर सेल को मार डालने वाले ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स बोला जाता है, ठीक है। मतलब कीमोथेराप्यूटिक ड्रग का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे केमिकल से बनाए हुए ड्रग्स जो कि कैंसराइज सेल को मारने वाले होते हैं, उनको ही बोलते हैं कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये सब का इस्तेमाल करके जो हम लोग पर्टिकुलर ऑर्गन में हम लोग दवा खा करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर जिस टिश्यू के ऊपर कैंसर हुआ होगा उसी को ये मारने का काम करेगा, ठीक है। तो इसके लेकिन क्या होते हैं, बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि हर बार जो है एकदम से प्रिसाइज तरीके से उसी सेल को मारे, उसी सेल को खराब करे, ये हो नहीं पाता है। बहुत बारी हमारे हेल्दी सेल को ही मार देता है, तो इस वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। जैसे हेयर लॉस होता है, हमारे हेयर सेल्स मरने लगते हैं, हेयर लॉस हो जाता है। अनीमिया होता है, ब्लड लॉस भी होता है, हमारे ब्लड सेल को मारने लगता है, ठीक है। हेडेक होता है, बहुत सर दर्द होता है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है ये सब जो है तुम्हारे बॉडी में चल रहा होगा, सेल्स मर रहे होंगे, तो ऑब्वियस बात है सर दर्द वगैरह भी होता ही है, ठीक है। ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं अगर हम लोग कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है।
ये हो गया एक तरीका, दो तरीका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, रेडियोथेरेपी में हम लोग रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं और प्रिसाइज तरीके से। मान लो ये कोई ऑर्गन है, इसके अंदर क्या हुआ, ट्यूमर ग्रो किया हुआ है, ये मान लो ट्यूमर ग्रो किया हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर पर्टिकुलर रेडिएशन डालेंगे, इसके ऊपर ही पर्टिकुलर रेडिएशन डालेंगे और इसी टिश्यू को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। इसको क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी बोलते हैं। देखिए क्या बता रहा है कि ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली। इरेडिएटेड मतलब होता है खत्म करना, लीथली मतलब बहुत घातक तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से जो है उसको मारा जाता है, लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर सेल। जो नॉर्मल सेल होंगे, मान लो यहाँ पर कुछ हेल्दी सेल भी है, ऐसे हेल्दी सेल्स भी है, तो अब हेल्दी सेल्स को ना कोई नुकसान ना पहुंचे और ऐसा ध्यान देते हुए जो है सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर सेल को ही जो है हम लोग इरेडिएट करेंगे, ट्यूमर सेल के ऊपर ही रेडिएशन डाल करके उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये होता है रेडियोथेरेपी। क्या होता है, रेडियोथेरेपी होता है, ठीक है, रेडियो मतलब रेडिएशन, ठीक है, रेडियोथेरेपी। अब नेक्स्ट होता है हमारा इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है भाई कि देखिए हमारा नॉर्मल, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम होता है वो कैंसराइज सेल को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में असफल होता है। हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम उनको जो है मार नहीं पाता है, एंटीबॉडी वगैरह बनाता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंसर सेल इतने खतरनाक होते हैं कि वो हमारे एंटीबॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको चकमा दे करके आगे निकल ही जाते हैं, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उनका कुछ उखाड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ केमिकल दिए जाते हैं। बाहर से हम लोग अपने बॉडी में, या फिर जो भी कैंसराइज पेशेंट होता है उसको जो है बाहर से कुछ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले केमिकल्स दिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, ठीक, मतलब जिसके ओवरऑल प्रोसेस को इम्यूनोथेरेपी बोला जाता है। इसमें जो है हम लोग बाहर से कुछ केमिकल देंगे जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा टू इरेडिएट दैट कैंसराइज्ड सेल। कैंसराइज सेल को मारने के लिए बाहर से कुछ केमिकल दिया जाएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि जो हमारे बॉडी के ट्यूमर सेल्स होते हैं, मतलब जिसमें कैंसर हुआ रहेगा, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, have been shown to avoid the detection and destruction by the immune system। हमारा इम्यून सिस्टम उनको जो है बहुत आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और डिटेक्ट भी कर लिया तो उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, नॉर्मली ये कर नहीं पाता है। Therefore the patient are given substance called the biological response modifier। मतलब इसको जो है हम लोग बाहर से जो है कुछ केमिकल देते हैं जिसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर बोला जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देगा, सच एज अल्फा इंटरफेरॉन। क्या नाम होता है केमिकल का, अल्फा इंटरफेरॉन। वैसे बायोलॉजी मतलब वैसे नाम बताया जाए तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर नाम होता है उसका, लेकिन उस पर्टिकुलर केमिकल का, ग्रुप ऑफ केमिकल को क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर बोलेंगे। और पर्टिकुलर केमिकल का नाम होता है अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, पर्टिकुलर कैंसराइज सेल के खिलाफ, और हम ढेर सारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। और इससे क्या हो जाएगा, हम अपने जो भी हमारे बॉडी में कैंसराइज सेल होंगे या फिर जो ट्यूमर बन रहे होंगे उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ठीक है। ये सब तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसराइज सेल को खत्म कर सकते हैं और अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ तरीके हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स देखे, हम लोगों ने डिटेक्शन टेक्निक देखा, डायग्नोसिस देखा और ट्रीटमेंट भी देखा, ठीक है। तो ये सारा चीज था हमारे कैंसर के बारे में, और हम लोगों ने ये कैंसर जो है देख लिया कंप्लीट तरीके से, ठीक है। किस तरीके से कैंसर होता है, क्यों होता है, और इसका डिटेक्शन कैसे हो सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो धन्यवाद।